हाँ देखिए। अरे ए, चुप कर बनाए। हाँ, कल क्या बताए थे? न्यूट्रॉन हो गया था। न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0 और मास होता है 1.00866 AMU। प्रोटॉन पर चार्ज होता है, ये देखो, प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1 यूनिट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब का पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन। क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन। और मास उसका होता है 1.00727 AMU का मास होता है। अब होता है एटम का मॉडल। एटम एक्चुअली कैसा होता है? एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। अब हमारे पास है बात कि एटम होता कैसा है, और एटम में ये पार्टिकल्स कहाँ कहाँ रहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, वो कहाँ कहाँ रहता है, इसके बारे में समझना है। सबसे पहले इसका मॉडल दिया था थॉमसन। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। एटम के बारे में सबसे पहले अनुमान लगाया था जे थॉमसन। सबसे पहले अनुमान वही लगाया था जे थॉमसन। एटम कैसा होता है इसके बारे में, और एटम में कौन कौन पार्टिकल कहाँ कहाँ रहता है। तो उसने कहा था कि एटम इज ए हार्ड सॉलिड स्फीयर। एटम इज ए हार्ड सॉलिड स्फीयर in which its total positive charge and mass reside at the center. टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मास उल्टा बोला गया। टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स एज सीड्स इन वाटरमेलन। कहने का मतलब हुआ, परमाणु एक, एटम इज ए हार्ड सॉलिड स्फीयर, परमाणु एक ठोस गोला है, और उस एटम का, परमाणु का टोटल पॉजिटिव चार्ज और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब बटा हुआ, समान रूप से बटा हुआ है। टोटल पॉजिटिव चार्ज और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समान रूप से बटा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार तरबूजा में बीज रहा, माने कि ठीक वो एटम को सोचा कि तरबूजा है। एटम मतलब तरबूजा, सब खाता होगा। एटम का मतलब वो बोला कि तरबूजा है। और तरबूजा में जिस प्रकार रेड मटेरियल और व्हाइट मटेरियल, व्हाइट भी होता है ना, लाल जहां खत्म होता है वहां से उजला शुरू होता है काटने के बाद। ठीक है? हे, थोड़ा सा के तरबूजा जब माए निकाल के दो तो दू गो तरीका है। हे देख, एक तो जब तरबूजा का बड़का आता है घर में, आ काट काट के दे रही है माए, ललका खाएगा उजर का फेंक दोसर ला। आ जब माए कह देगी कि अब खत्म हो गलो, लास्टे हो, तो ओकरा बाद ललका खाएगा, ललका के बाद उजरको खाएगा, उजरका के बाद हरियरका के भमोड़ेगा। जब तक है तब तक ललके पर, हाँ, तब तक तो ललके खाली खाएगा, उसके बाद फेंक, भैया न ले ले छोटकिनमा टाइम में। और छोटका भाई जो होता है या छोटकी बहन, वो पहले दीदी न खा ले, ललका खत्म बस फेंक देगा। और जब कह देगी माँ कि अब लास्टे हुई,
खाई के बाद खत्म। ओकरा बाद वो आराम आराम से पहले ललका खाएगा, उसके बाद देखेगा थोड़ा थोड़ा अभी उजरको में ठीक है, बहुत खराब नहीं है, उजरको खाएगा। और ओकर बाद वो भमोड़ते रहेगा जब तक वो छिलका न मुंह में चल जाए। तो ललका जब खाएगा तो उजला मिलेगा। आप गौर करो, ललका हर तरफ से बराबर बटा हुआ रहता है, क्यों नहीं, पूरे स्फेयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। और ललका के नीचे क्या रहता है, उजला, वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। अब बीच बीच में ललका के अंदर रहता है बीज, उजड़का में बीज नहीं रहता है। ठीक है, एटम को वही सोचा था कौन, जे थॉमसन। तो अब दिमाग लगा के बता, ललका प्रोटोन है कि उजड़का प्रोटोन है? ललका को प्रोटोन तू सोचेगा कि उजड़का को प्रोटोन सोचेगा? ललका को प्रोटोन सोचे, अभी उल्टा सोच रहा है। देख, कल ही पढ़ा है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सटेगा नहीं, सटेगा तो जल जाएगा, स्पार्क होगा। अगर तरबूजा को जे थॉमसन एटम सोचा होगा, वो सोचा होगा कि उजड़का में बीज नहीं रहता है, तो उजड़का जो है व्हाइट वाला, वो पक्का प्रोटोन है, और ललका पक्का न्यूट्रॉन है। हालांकि जब जे थॉमसन मॉडल दिया था उस समय न्यूट्रॉन का खोज हुआ नहीं था, इसलिए वो वर्ड बोला था, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। न्यूट्रॉन उसके पास पता नहीं था, लेकिन दिमाग में उसके चल रहा था कि भैया एटम में अगर इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, तो मास एटम का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के बराबर होना। अरे यहां सुनिए तभी आएगा, मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए, जो नहीं होता है उसके दुगुना होता है या उससे भी ज्यादा होता है। इसका मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावे भी कोई पार्टिकल है, ये बात उसके दिमाग में था, इसलिए वो वर्ड बोला था कि टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार है जिस प्रकार तरबूजा में बीज है। अब तुमको हम कह रहे हैं कि सोचिए कि ललका, तरबूजा का ललका वाला सामान जो है वो प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है, तो वो न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि उसी में रहता है बीज। अब बीज है इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में नहीं रहेगा। जे थॉमसन ये बोल दिया, सोचना हमारा आपका काम है। पूछ देगा व्हाट इज ललका मटेरियल इन तरबूजा। आज से थोड़ी है, ठीक है, अगर पूछ देगा। अब जे थॉमसन का मॉडल सब पढ़ा हुआ है, और उसमें पूछ देगा क्वेश्चन, रेड मटेरियल इन वाटरमेलन रिप्रेजेंट्स, पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा वी डोंट नो, चौथा इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। क्योंकि रेड मटेरियल में बीज रहता है, अब बीज इज इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज कभी भी पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में नहीं रहेगा। मतलब व्हाइट मटेरियल इज प्रोटॉन एंड रेड मटेरियल इज न्यूट्रॉन, अब बीज इज इलेक्ट्रॉन। छोड़ना अंग्रेजी, दिस इज इंग्लिश। बात समझ में आया? यही है कौन, जे थॉमसन का मॉडल। कितना सिंपल सा मॉडल है, क्वेश्चन बना देगा क्या, दिमाग चलाना पड़ेगा। मॉडल सबको याद है, इस सब बचपन से याद किया होगा, क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे। इसलिए तरबूजा मतलब एटम किसके अनुसार, जे थॉमसन के अनुसार। लेकिन तू तरबूजा खाने वक्त एक चीज अनुभव करेगा, बीज निकालता गया तरबूजा खा रहा है खा रहा है, कभी कभी ललका और उजड़का के बीच में बीज फसल रहता है। तो ये है, मैंने कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं बोल रहा हो। बात समझ में आ रही है? देयर मे बी सम कांटेक्ट बिटवीन उजड़का एंड बीज। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए रदर जे थॉमसन का ये मॉडल 100% करेक्ट नहीं है। एक बात इसका सही है कि एटम इज स्फीयर। अच्छा तू थोड़ा सोचता, ये क्या सोच के बोल दिया होगा स्फीयर? तरबूज तो अब यहां से तो पूरा फिजिक्स चल रहा है, क्या सोच के वो बोल दिया होगा स्फीयर?
तरबूजा थोड़े यार, तरबूजा खीरा नहीं उसके माथा में आया क्या? सब चीज आ सकता है। तरबूजा इसलिए बोला कि उसमें सेपरेशन रहता है, उजरका ललका के बीच सेपरेशन रहता है। अरे बात समझिए, तरबूजा इसलिए बोला कि उजरका और ललका के बीच सेपरेशन रहता है। और ललका के साथ रहता है कौन? इलेक्ट्रॉन, सीड्स, बीज। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा बात बोला कि वो गोला क्यों बोला? वो तरबूजा तो आजकल ऐसो लंबो रहता है। स्फेयर, स्फेयर क्यों बोला? वाई ही कॉल्ड एटम इज स्फेयर? देखिए स्फेयर तो फिजिक्स आप पढ़े नहीं है, फिजिक्स जब आगे पढ़िएगा सरफेस टेंशन में, आपको 10वां में क्वेश्चन पहले पूछता था बिहार बोर्ड में, वर्षा की बूंदे गोल गोल क्यों होती है? तू सब कटोरा लेके पढ़ ले है। ठीक है, बिहार बोर्ड वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछता था? क्वेश्चन पूछता था वर्षा की बूंदे गोल गोल क्यों होती है? कोई भी चीज आप कहीं फेंकिएगा, अगर उसमें फोर्स टूटने का क्षमता होगा, ए, तो वो गोला का रूप तुरंत ले लेगा। स्फीयर इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री, मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री स्फीयर होता है। क्यों होता है? फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स ऑफ एडेशन पढ़ेगा फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म स्फीयर ही होता है, शेप, ज्योमेट्री। तो इसलिए कोई भी चीज, एटम है, एटम इस नेचर में पाया जाता है, तो नेचर में अपने वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और वो स्टेबल फॉर्म कौन होता है? स्फीयर। जो बोला था कि एटम इज स्फेरिकल। ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसका यही था कि एटम इज स्फेरिकल। बाकी ये बात इसका सही नहीं था। बाकी ये बात जो था कि भाई रेड मटेरियल इज न्यूट्रॉन और व्हाइट मटेरियल इज प्रोटॉन, हालांकि ये ऐसे खोल के वो बोला नहीं था, ये तो खोल दिए हम। वो बोला था ये कि एटम ऐसा ही होता है जैसा तरबूजा होता है, लेकिन हमको तो क्वेश्चन इसी में से निकालना है, उसी में से निकाल निकाल के पूछेगा। एक लॉ पर, एक कॉन्सेप्ट पर हजारों लाखों क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या सोच सकते हैं। जे थॉमसन ये बात बोला, लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात था ये कि एटम इज सॉलिड, स्फेयर, स्फेयर। ठीक है, ये मॉडल को लिख लीजिए। एटम इज हार्ड सॉलिड स्फेयर in which its total positive charge and mass is uniformly distributed. Uniformly distributed and total electrons reside, reside बने निवास करता है, as kids in watermelon. बात नहीं की, हाँ ध्यान रखिए। हो गया।
हो गया। अब देखो, तो जे थॉमसन बात नहीं की। एटम इज ए हार्ड सॉलिड स्फीयर, परमाणु एक ठोस गोला है, उसमें उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज और मास समान रूप से बटा हुआ है हर तरफ, और इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार तरबूजा में बीज। दिस इज कॉल्ड थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। हम इसको पूरा स्पष्ट किए। तरबूजा में अगर सोचिएगा तो रेड मटेरियल जो है वो न्यूट्रॉन है, और व्हाइट मटेरियल जो है वो प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन रह सकता है, प्रोटॉन के साथ किसी हालत में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, क्योंकि अगर रहेगा तो स्पार्क होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पार्क होगा, रेडिएशन लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, एटम जल जाएगा। ठीक है, ये था। लेकिन इस मॉडल में एक ही बात सही है, वो ये है एटम इज स्फेरिकल, बस। ठीक है, इसके अलावा जो बात है वो सही नहीं है। एटम का स्ट्रक्चर जिस दिन पूरा आ जाएगा उसी दिन एटॉमिक स्ट्रक्चर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर चीज के, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकेले इससे में कम से कम 3 आता है CBSE। ठीक है, अब देखिए, तो जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड को सबसे ज्यादा अनुभव था एटम का। रदरफोर्ड को सबसे ज्यादा अनुभव था एटम का। रदरफोर्ड ने एटम को बताने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहा जाता है अल्फा रेज स्कैटरिंग। अरे बात करेगा तब तो हम भगाइयो दे, बात तो जानिए जाओ। रदरफोर्ड्स अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड के अल्फा किरणों के बिखराव का प्रयोग। रदरफोर्ड अब इस पर सबसे पहला काम और थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम किया था रदरफोर्ड। अल्फा रे किसको कहते हैं? हीलियम पर जब 2+ चार्ज होता है तो इसको कहते हैं अल्फा रे। अल्फा रे बोलेंगे या अल्फा पार्टिकल भी बोलेंगे। उसने क्या किया था, तो सोना का एक पतला चदरा लिया था, सोना का थिन गोल्ड फॉयल। ठीक है, सोना का पतला चदरा। गोल्ड ही क्यों लिया था, तो गोल्ड का मैलिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। फिर से मेरा बात सुनिए, गोल्ड का मैलिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस सेंटेंस का मतलब समझाइए हमको। तो हम बहुत पतला कर सकते हैं। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है, हिंदी होता है आघात वर्ध्यता। हाँ, आघात मतलब बुझे छे। हाँ, ओकरा कतनो हथौड़ा मारेगा ना तो वो, हाँ, न मरेगा। हाँ, ये चलो बिहारी भाषा असली। थिन गोल्ड फॉयल, सोना इसलिए लिया था कि उसको हम बहुत पतला कर सकते हैं, क्योंकि हमको एनालिसिस किसका करना है, एटम का। हमको एटम का एनालिसिस करना है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, उसने गोल्ड फॉयल लिया। एक्सपेरिमेंट जो किया, सबसे पहले एक सोना का पतला चदरा लटका दिया, अब पीछे में लगा दिया जिंक सल्फाइड का प्लेट। जिंक सल्फाइड का प्लेट का चर्चा हम कल भी किए हैं। जिंक सल्फाइड का प्लेट क्या होता है कि उस पर कोई भी पार्टिकल जब स्ट्राइक करता है तो वहां लाइट चमकता है। तो सोना का पतला चदरा लगा दिया, पीछे में जिंक सल्फाइड का प्लेट हर तरफ लगाया, ऊपर भी, इधर भी, इधर भी, हर तरफ। मैंने एक मोटा मोटी वो जिंक सल्फाइड के प्लेट से घेर दिया 3 डायमेंशनली। ठीक है, इधर से इस चदरा पर अल्फा पार्टिकल भेजा था। अल्फा पार्टिकल को तो पकड़ाने वाला पत्थर ना है कि पकड़ पकड़ के मारेगा। अल्फा रे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा रे एमिट करता है, निकालता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम लिया था, यूरेनियम हुआ, थोरियम हुआ, पोलोनियम हुआ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसको कहते हैं जो अपने आप का न्यूक्लियस टूटता है। न्यूक्लियस टूट के अल्फा पार्टिकल, बीटा रे, अल्फा रे, गामा रे, ये निकालता है। ठीक है, उसको कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बहुत कुछ है इसमें।
तो पोलोनियम लिया, वो अल्फा रे निकाल रहा, तो अल्फा रे जाके वहां ट्राई कर रहा था किस पर, सोना का पतला चदरा पर। तो चदरा लटका हुआ है, इसके अल्फा रे पास करके दौड़ता पीछे, पीछे जो जिंक सल्फाइड के प्लेट है वहां लाइट चमक रहा था। इससे क्या स्पष्ट हो रहा था, इससे जो अल्फा रे जा रहा है वो सोना का पतला चदरा से पास करके पीछे में जिंक सल्फाइड के प्लेट पर स्ट्राइक कर रहा है, तब तो वहां लाइट चमक। बात समझ में आ रही है? जब वो पीछे भेजा, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल भेजा, लगभग 40 से 50 हजार अल्फा पार्टिकल को भेजा गया था। उसके बाद उस पीछे से जिंक सल्फाइड के प्लेट को निकाला। जैसे हम कल चर्चा किए थे, कैमरा से फोटो खींचना, पहले वो रील में धब्बा बनता था और उससे निगेटिव तैयार होता था, तब उससे फोटो बनता था। तो कहा जाता है डेवलप करना, डेवलपिंग, डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव, डेवलपमेंट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट को कहा जाता है वो रील, जिसको हम लोग बिहारी भाषा में रील करे, कैमरा के रील दौड़े। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उस फोटोग्राफिक प्लेट को, तो वहां जिंक सल्फाइड का प्लेट लगाया था, तो उस जिंक सल्फाइड के प्लेट को निकाल के डेवलप किया। डेवलप करने के बाद क्या पाया, हर जगह गोलाकार धब्बा है, हर जगह गोलाकार धब्बा है। हर धब्बा, हर स्पॉट एक ही शेप और साइज का है। पहला रिसर्च यही कि स्फेरिकल स्पॉट्स मिल रहा है उस जिंक सल्फाइड के प्लेट पर, हर स्पॉट एक ही शेप और साइज का है। ये क्या स्पष्ट करता है? यह स्पष्ट करता है कि सोना का पतला चदरा में एटम सारा सोना का ही होगा। एक एटम का जो शेप और साइज होगा वही सभी एटम का शेप और साइज होगा। का मतलब है कि वो जो स्फेरिकल स्पॉट है वो बता रहा है कि सोना का पतला चदरा में जो गोल्ड का एटम है उसका शेप स्फेरिकल हो। पहला एनालिसिस कहा वो, ये बात रदर जे थॉमसन सही बोला था कि एटम इज स्फेरिकल। ये वेरीफाई हो गया कि हमने सोना का पतला चदरा लगाया, उस पर अल्फा पार्टिकल भेजा, पीछे में जिंक सल्फाइड का प्लेट लगाया, जितना अल्फा पार्टिकल पास किया पीछे में वो स्ट्राइक किया जेडरएस के प्लेट पर, स्ट्राइक करने के कारण वहां धब्बा बना। धब्बा जो बना वो सारा धब्बा एक ही जैसा था, वो स्फीयर था। इसका मतलब हुआ सारा धब्बा एक ही जैसा होने का मतलब ये हुआ कि गोल्ड के एटम में कोई, गोल्ड के चदरा में कोई दूसरा एटम नहीं होगा, गोल्ड का ही एटम होगा, हर गोल्ड का एटम सेम कैरेक्टर का होगा। इसका मतलब कि वो एटम का शेप बता रहा है, और इसलिए ये बात साबित होता है कि एटम इज स्फेरिकल, परमाणु गोलाकार है। फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट, अब उसके दिमाग में आ गया कि एटम इज स्फेरिकल। अब फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट किया। अब वो एक बात बताइए, अगर हम गोल्ड का गोल्ड का एटॉमिक मास जितना होगा उसमें ग्राम लगा देंगे तो 1 मोल होगा। अब 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10 पावर 23 एटम, बहुत ज्यादा एटम। तो हम छोटा छोटा करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे। एक्यूरेट एक एटम पर तो पहुंच नहीं सकते हैं किसी चदरा को बनाने में, लेकिन मिनिमम तो हम पहुंच सकते हैं। और तब वो थिन गोल्ड फाइल बनाया, और तब पीछे में जिंक सल्फाइड का प्लेट फिर रखा, और तब उसके बाद अपने आप को सारे अल्फा रे के डेविएशन से एक एटम का क्या प्रभाव है वो समझने का प्रयास। और एक एटम कैसे सोचा, मोल कॉन्सेप्ट से, कितना ग्राम सोना है उससे निकाल लिया कितना एटम होगा इसमें गोल्ड का। तो इतना एटम इतना अल्फा रे के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करता है, तो एक एटम कैसा व्यवहार करेगा। तो बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक एटम पर जब वो एनालिसिस किया, एटम स्फेरिकल होता है वो तो उसके दिमाग में चल ही रहा था। तो उसके बाद उसने पाया अधिकांश अल्फा रे एटम से होकर सीधा पास कर जा रहा है, अधिकांश अल्फा रे एटम से होकर सीधा पास कर जा रहा है।
अधिकांश अल्फा पार्टिकल एटम से होकर सीधा पास कर जा रहा है, सीधा। अगर इसको तो कल्पना करो, समझने का प्रयास। एक बॉल कल्पना कीजिए, यहाँ है बॉल, कल्पना कीजिए, दिमाग में रखिए, बॉल है, दिमाग चलाओ, बॉल है, पहले इस पर समझो। तो अधिकांश अल्फा पार्टिकल देखिए सीधा पास कर जा रहा है, आया सीधा गया, आया सीधा गया, आया सीधा गया। लेकिन जैसे जैसे देखो, इस सेंटर से बहुत दूर है अल्फा पार्टिकल, अब ये थोड़ा सेंटर के करीब से पास करने की कोशिश कर रहा है, ये डेविएट कर, टेढ़ा हो गया। ये थोड़ा और सेंटर के करीब से पास करता, ये थोड़ा और ज्यादा टेढ़ा हो गया। ये अगर ये सीधा जाता, एकदम सेंटर के करीब से जाता, ये और थोड़ा ज्यादा टेढ़ा हो गया, हो गया। तो जो अल्फा पार्टिकल सेंटर के जितना करीब से होकर पास करने की कोशिश कर रहा है, उसमें डेविएशन हो रहा है, सीधा वो नहीं जा पा रहा है। और जो जितना सेंटर के करीब से होकर पास करने की कोशिश कर रहा है, उसमें डेविएशन उतना ही ज्यादा हो रहा है। हाँ भी देखिए, अगर जाता तो बहुत करीब से पास कर, डेविएशन बहुत ज्यादा है। ये जाता तो उतना करीब से नहीं पास करता, डेविएशन कम है। समझ में? तो जो अल्फा पार्टिकल सेंटर के जितना करीब से पास करने की कोशिश कर रहा है, उसमें डेविएशन ज्यादा है। और जो सेंटर से दूर से पास करने की कोशिश कर रहा है, उसमें डेविएशन नहीं। मतलब पक्का एटम का सेंटर कोई इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। ठीक है, लगभग जब 20,000 अल्फा पार्टिकल भेजा, तो एक उसमें ऐसा भी आया जो जिस रास्ता से गया था उसी रास्ता से लौट भी आया। और देखो, उसका अगर कल्पना करेगा स्फीयर पर, ये तो 2 डायमेंशनल फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है। अगर 3 डायमेंशनल तो स्फीयर सोचो, तो स्फीयर कैसा होगा? एकदम बिल्कुल खुला, ये बीच में होगा, यहाँ मान लो सेंटर है। अल्फा पार्टिकल दूर से जा रहा है, सीधा गया, दूर से गया सीधा गया, दूर से गया सीधा गया, करीब से पास करने के इधर भाग गया, फिर करीब से इधर भाग गया, ऊपर से सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, करीब से पास करने की कोशिश किया, ऊपर लौट गया, और करीब से गया ऊपर, डेविएट हो गया। इधर से जा रहा है सीधा सीधा सीधा, अब इधर करीब जा रहा है, इधर फेंक देगा, इधर फेंक देगा। इधर से जा रहा है सीधा सीधा सीधा, यहाँ से पास करने के फेल कर देगा। तो बात समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं, समझ में? यही चीज को बॉल में सोचिए। हाँ, तो हम केवल ऊपर और नीचे, बॉल में क्या होगा? ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी, हर तरफ से अल्फा पार्टिकल जा रहा है। एटम क्या है? बॉल ही तो है, गोला ही तो है। एटम क्या है? बॉल ही तो है। अगर ये बॉल है तो यहाँ सेंटर है, अल्फा पार्टिकल यहाँ से पास करेगा, सीधा जा रहा है, और जैसे ही ये सेंटर के करीब से पास करेगा, ये न्यूक्लियस इधर रिपेल कर, इधर से पास कर रहा है सेंटर, इधर रिपेल कर, न्यूक्लियस सेंटर वही है, इधर से पास करे इधर रिपेल कर, इधर से पास करे इधर रिपेल कर दिया। माथा में गया बात? हम जो कह रहे हो बात माथा में गया? अरे बोलो, हम जो कह रहे हो बात गया माथा में? हैं? गया? बोलिए। ठीक है। तो रदरफोर्ड ने जो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसमें वो पाया, जब अपने आप को वो सेंट्रलाइज किया एक एटम पर, अपने आप को जब सेंट्रलाइज किया एक एटम पर, तो उसने पाया कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल एटम से होकर सीधा पास कर जा रहा है, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसा भी है जो जिस रास्ता से जाना चाहिए उससे डेविएट हो जाता, डेविएट हो जाता। अब बहुत कम, 1 in 20,000, लगभग 20,000 में एक ऐसा भी अल्फा पार्टिकल है, या ऐसा भी अल्फा रे है, तो जिस रास्ता पर गया है उसी रास्ता पर लौट आया। ये
तीन थे वो ऑब्जर्वेशन किया अपने एक्सपेरिमेंट। पहला पॉइंट, पहले पहले जो हम लिख रहे हो देखिए, रदरफोर्ड bombarded alpha ray on a thin gold file and observed following point। क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया? पहला ऑब्जर्वेशन किया, मोस्ट ऑफ द अल्फा रे passed through the atom in a straight line। मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पास्ड थ्रू द एटम इन स्ट्रेट लाइन। फोटो जरूर बना लीजिएगा। दूसरा, सम ऑफ द अल्फा रेज डेविएटेड फ्रॉम दियर ओन पाथ। कुछ अल्फा रे अपने रास्ता से विचलित हो गया। तीसरा, वेरी फ्यू का मतलब बहुत कम, वेरी फ्यू अल्फा रेज रिटर्न्ड दियर ओन पाथ, रिटर्न्ड टू दियर ओन पाथ। वेरी फ्यू अल्फा रे मैंने बहुत कम अल्फा रे अपने रास्ता पर रिटर्न भी हो गया। ये तीन थे वो ऑब्जर्वेशन, अपने एक्सपेरिमेंट में मेन अवलोकन। अब जो ऑब्जर्वेशन क्या किया, तीन किया कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल एटम से होकर सीधा पास कर जा रहा है। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसा भी है जो अपने रास्ता से डेविएट हो जा रहा है। अब बहुत कम लेकिन ऐसा भी अल्फा पार्टिकल है जो लौट भी रहा है, सेम पाथ फॉलो करते हुए लौट रहा है। फोटो बना
नहीं दिए। दिमाग में से आदत निकालिए, जो जो इम्पोर्टेंट होगा उस दिन। है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसका कारण है। आप लोगों का ऐप में रजिस्ट्रेशन करेंगे, समय आ रहा है। पहले अभी हम सीख रहे हैं, अभी 12th वाले को अपलोड कर करके हम सीख रहे हैं। वो जब सीख लेंगे तो आप लोगों को भी कर ठीक। देखिए है क्या कि 11th का बच्चा सब के दिमाग में जब वो केवल रहेगा ना, वो होता है आलसी। ठीक है। और उसके बाद वो अपना सारा चीज चौपट कर लेगा। इसलिए जब आप भूलने का दिमाग जब आएगा, उससे पहले हम सब अपलोड कर। ठीक है। तो देखिए, पहले अभी पढ़ने का आदत सिखाना होगा। ये पढ़ाई लिखाई है, देखता है ना बात कितना वही नहीं करता, करता है। अरे देखो, बात बन गई, बात नहीं। एक ना मतलब के बच्चा सब अपनी सारी क्वालिटी को बर्बाद कर लेता है इस साल में, केवल इधर उधर की बातों में। सारा क्वालिटी बाद में चल के बेरोजगार हो जाएगा। इसलिए कि अब जो समय है, आपको नॉलेज है, नौकरी है, बिजनेस है, रुपया है। नॉलेज नहीं है, न नौकरी है, न बिजनेस है, न रुपया। सारा देखिएगा बिजनेस का ट्रेड चेंज हो जाएगा, ट्रैक। पढ़ा लिखा लोग सब इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। पढ़ा लिखा लोग अपने दिमाग से चलता है। देखिए, वो पढ़ाई लिखाई चाहिए और उसके लिए इंटर सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। इंटर का नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है। 9 में नहीं किए, 10 में नहीं किए, इंटर में स्लिप हो गए, अब आप परमानेंट बेरोजगार है। ठीक है। पहले वाला समय गया, आज एसएससी निकल रहा है, बैंक निकल रहा है, अगड़म बगड़म, रेलवे उलवे सब प्राइवेटाइज हो जाएगा। सब में टेक्निकल नॉलेज वाले को नौकरी होगी। और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए आपको नॉलेज चाहिए इंटर का। ठीक है। यही बात अंतिम सत्य है। बाकी ये जितना है अभी जो हम ग्लोबल सिचुएशन देख रहे हैं, उसके अनुसार बता रहे हैं। वो जितना है पहले वाला, देखते हैं बैंक टैग में पहले क्लर्क सब था, जिसको बेचारे को नहीं आता था कंप्यूटर, सब वो कंप्यूटर सीखना पड़ा। जितना ही अ ब ट करके आता है, करता है, करना पड़ता है। ठीक है। बहुत आदमी तो चाहता है कब रिटायर कर जाए। क्या है तो भाई उसके समझ में नहीं आएगा, बूढ़ा घोड़ा घास थोड़ी खाता है। बचपन से कूदता है वही कूदता है। अब हम बुढ़ापा में आके कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो हमरा से वो होने वाला है? काम चलने लायक हो रहा है। मुझे जे कि न तो इतना दिन से जैसे हम लोग पढ़ा दिए, कितना आईआईटीएन हो गया, कितना डॉक्टर हो गया, कितना इंजीनियर हो गया, कितना बड़ा बड़ा पदाधिकारी हो गया, क्या समझे। अब का युग हो गया है कि इसमें रिकॉर्डिंग कीजिए, तू सब लोभ लगेले है जो कब यूट्यूब पर आएगा, जो दोबारा हम देखेंगे। हम सब समझ रहे हैं। पहला बार यहाँ कंसंट्रेट कीजिए, ये जरूरी है। एक ही बार में आ जाएगा। इतना कमजोर माथा का कोई नहीं है अब। ये देखिए, तो ये हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन। रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया। बात कीजिए। 3 बात ऑब्जर्व किया। पहला कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल एटम से होकर सीधा पास कर जा रहा है। कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ता से डेविएट भी हो रहा है, लेकिन बहुत कम। लेकिन ये भी ऑब्जर्वेशन है सर, ये भी ऑब्जर्वेशन है कि बहुत कम, लेकिन ऐसा भी अल्फा पार्टिकल है जो अपने रास्ता पर रिटर्न हो जा रहा है। एक रात वही दू चमेटा हम सब ध्यान दे। देख, तो देख,
इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? आप मान लेते हैं रदरफोर्ड है, आप एक्सपेरिमेंट किए, आप इतना बात देखे, इतना बात आपने ऑब्जर्व किया, आप क्या निकाल सकते हैं इससे एटम के बारे में? कुछ ना कुछ सेंटर का रोल है, पहला बात तो दिमाग में आएगा। अब एक और बात दिमाग में आएगा कि एटम का अधिकांश पार्ट खाली है। खाली है तब तो ये पास कर जा रहा है, सीधा चाहे टेढ़ा। तो ऐसे हम सीधा चले जाएंगे तो उधर से घूम के आएगा, लेकिन खाली है तब तो निकल जाएगा। अगर दीवार जोड़ा जाएगा तो यही में मर जाएगा, नहीं मर जाएगा, फोड़ेगा दीवार को। जगह खाली है तब तो अल्फा पार्टिकल पास कर जा रहा है। तो पास कर जाना यह स्पष्ट करता है कि एटम का पार्ट खाली है। अधिकांश अल्फा पार्टिकल का पास कर जाना यह भी स्पष्ट करता है कि एटम का अधिकांश पार्ट खाली है। पहला कंक्लूजन तो ये निकाल सकते हैं। दूसरा कंक्लूजन हम ये देख रहे हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल एटम से होकर डेविएट करता है, एटम से पास करना चाहिए जिस रास्ता से सीधा, उससे विचलित होता है, डेविएट होता है। और डेविएशन जो है वो अल्फा पार्टिकल सेंटर के जितना करीब से पास करने की कोशिश करता है, उसमें एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है। मैंने डेविएशन जो है वो प्रोड्यूस कौन कर रहा है? सेंटर। डेविएशन प्रोड्यूस कौन कर रहा है? सेंटर। तो जो अल्फा पार्टिकल सेंटर के जितना करीब से पास करने जा रहा है उसमें एंगल ऑफ डेविएशन अधिक है। माने कि डेविएशन का कारण कौन होगा? सेंटर होगा। अब डेविएशन का डायरेक्शन किधर है? क्या सेंटर अल्फा पार्टिकल को अपने तरफ खींच रहा है? नहीं, सेंटर से जो जितना पास कर, नजदीक से पास करने की कोशिश कर रहा है वो उतना दूर जाकर फेंका रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है मतलब दूर फेंका रहा है। का मतलब सेंटर अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। और सेंटर अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा है तो अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं? जब हीलियम के एटम पर 2+ चार्ज होता है तो उसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। इसको रिपेल कर रहा है ये सेंटर। अब पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कौन करता है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब स्पष्ट हुआ कि सेंटर पर पॉजिटिव, मतलब स्पष्ट हुआ कि सेंटर पर पॉजिटिव। ठीक है, सेंटर पर पॉजिटिव। अब बहुत कम लेकिन ऐसा भी अल्फा पार्टिकल है जो जिस रास्ता पर गया है उसी रास्ता पर लौट भी आया है। अब कोई भी आदमी सोच लौटने का, चूंकि वो उसका दिमाग कह चुका है कि सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका दिमाग अब ये कहेगा कि देखो सेंटर उसको रिपेल कर दिया होगा इसलिए भाग गया होगा। सेंटर उसको रिपेल कर दिया होगा इसलिए भाग गया होगा, रिपेल कर दिया होगा। रदरफोर्ड वैज्ञानिक बहुत आदमी होता है, दिमाग में उसके भी आया यही बात, तो वेलोसिटी बढ़ाना शुरू कर, देखते हैं बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा पल्सन कितना हो सकता है। 79 एटॉमिक नंबर है इसका, 79 प्रोटॉन का चार्ज होगा। वो जितना रिपल्सन प्रोड्यूस कर सकता है अल्फा पार्टिकल पर वो निकाल लेगा 1/4πε0 Q1 Q2/r² से, उससे ज्यादा एनर्जी दे देगा। सारा चीज कैलकुलेटेड होता है। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, दवाई लिख देता है, आप ठीक हो जाते हो, कैलकुलेटेड है, पढ़ा हुआ वो पढ़ाई तो मालूम है। तो अल्फा पार्टिकल रिपेल हो जाता है, लोग सोचेगा, वो भी सोचा लेकिन वो वैज्ञानिक था, उसके पास दिमाग था, वो पढ़ाई किया हुआ था, रिपल्सन फोर्स निकाल लिया कितना प्रोड्यूस कर सकता है, उससे ज्यादा एनर्जी अल्फा पार्टिकल को दे, फिर भी लौट गया, और ज्यादा दे दिया फिर भी लौट गया। का मतलब टकरा कर लौटा, क्योंकि जितना रिपल्सन आप हमको कर सकते हैं हमको पता है, हम उससे ज्यादा ताकत लेके आएंगे तो आप कितना रिपल्सन कीजिएगा आपका फोर्स खत्म हो जाएगा, हम उसको ओवरकम कर दे करके आपसे टकरा जाएंगे, लेकिन फिर भी लौट ही आ रहे हैं। मतलब एटम का सेंटर जो है वो भरा हुआ जगह है, एटम का सेंटर जो है वो सैचुरेटेड प्लेस है,
इसका मतलब हुआ कि पूरे एटम का मास कहाँ पर है, उसके सेंटर पर है। मतलब हुआ कि पूरे एटम का मास कहाँ पर है, उसके सेंटर पर है। और एटम में मास किसके कारण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। हालांकि रदरफोर्ड भी जब तक मॉडल दिया था तब तक न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, इसलिए वो भी कहा था यही लाइन कि टोटल पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर है और टोटल मास भी सेंटर पर है। अब मास जिसके कारण है, किसके कारण है, प्रोटॉन के कारण है, तो उस समय तक पता था। न्यूट्रॉन भी होता है ये पता नहीं था, लेकिन लोगों के दिमाग में था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा भी कोई पार्टिकल है, जिसको हम लोग अब पढ़ लिए तो कहते हैं न्यूट्रॉन। अब हम लोग काहे झूठे को उसका इतिहास समझते, हम लोग ये समझते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर है, सेंटर पर है। क्योंकि एटम में मास किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण और न्यूट्रॉन के कारण। पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होता है, केवल प्रोटॉन के कारण। निगेटिव चार्ज किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये रिटर्निंग ऑफ अल्फा रे ये साबित कर रहा है कि एटम का सेंटर जो है वो भरा हुआ जगह है, सैचुरेटेड प्लेस है, और पूरे एटम का मास वहीं पर मौजूद है, जो और कहीं से रिटर्न उटर्न नहीं हुआ है, टेढ़ा उड़ा होकर लेकिन पास कर गया है, सीधा पास कर गया है। इसका मतलब कि और कोई भी जगह भरा हुआ जगह नहीं है, वो खाली जगह है। लेकिन एटम का सेंटर जो है वो भरा हुआ जगह है, और उस सेंटर पर क्या रह रहा है, टोटल पॉजिटिव चार्ज रह रहा है और टोटल मास रह रहा है पूरे एटम का। अब पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण। मास किसके कारण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के कारण। वो कहां पर मौजूद है, सेंटर पर मौजूद, और उस स्थान को कहा गया न्यूक्लियस। ये तीन थे कंक्लूजन ड्रॉ किया कौन, रदरफोर्ड, और इसी के आधार पर एटम का मॉडल दिया कि एटम ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं है उसको भी पता नहीं है। तो पढ़ने के लिए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। तो उसने दिया एटम का मॉडल जिसको कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक। आप भी सोच रहे होइएगा अभी तक इलेक्ट्रॉन चर्चा नहीं सकता है, चर्चा होगी मॉडल में, ठीक है। कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में वो सोचना शुरू किया, कैसे कैसे सोच, न्यूमेरिकल्स कहीं से खरीदा के नहीं आता है, नाक रगड़ के फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आपसे सवाल नहीं बनेगा जो पूछेगा वो। जब तक वो सोचा कैसे होगा, वो कॉन्सेप्ट कैसे सोच के डेवलप किया होगा वो नहीं समझेगा, न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला है। वो बनेगा उसी से जो सोच सीख, ठीक है। तो जैसे हम लोग अब सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या स्थिति है, रदरफोर्ड कैसे सोचना शुरू किया होगा, वो बात हम लोग कल सीखेंगे। लेकिन पहले तो कंक्लूजन, तीन कंक्लूजन लिख ही लेते हैं। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन, पासिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज आइदर in a straight line, either in a straight line or in deviated way, or in deviated way, indicates that most part of the atom is empty. एटम का अधिकांश पार्ट खाली है, ठीक है। अधिकांश अल्फा पार्टिकल एटम से होकर या तो सीधा या टेढ़ा होकर पास कर जा रहा है। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि एटम का अधिकांश पार्ट क्या है, खाली। दूसरा, सम ऑफ द अल्फा रेज deviated from their own path and direction of deviation, and angle of deviation indicates that total positive charge
total positive charge of atom is present at its center. Total positive charge of atom is present at its center. डायरेक्शन ऑफ डेविएशन ने बताया है, हैं? उसके बाद रिटर्निंग of very few alpha rays indicates that total mass of the atom is present at its center. इन थे कंक्लूजन था, के आधार पर कल एटॉमिक स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल का पहला कॉन्सेप्ट कल लगभग हो जाए। ये